मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली से आचार्य राजनीति विज्ञान राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग ब्रिटिश संसद की लॉर्ड सभा की रचना, उसकी शक्ति कार्यों का वर्णन करेंगे। साथ ही लॉर्ड सभा की आलोचना और उसकी उपयोगिता के संबंध में भी चर्चा करेंगे। लॉर्ड सभा इंग्लैंड का द्वितीय सदन है, किंतु यह सदन कॉमन सभा से पहले बना हुआ है। लॉर्ड सभा विश्व का प्राचीनतम विधायनी सदन है। यह कॉमन सभा से अधिक कुलीन तंत्रीय, शानदार तथा वैभवशाली सदन है। इसमें शान शौकत, आभोरी और अवकाश का वातावरण रहता है। आज से 100 वर्ष पूर्व लॉर्ड सभा को कॉमन सभा की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त थी, परंतु लोकतंत्र का विकास होने के फलस्वरूप धीरे धीरे इसकी शक्तियां छिनती गईं और लोक सदन की बढ़ती गईं। सन 1911 के संसद अधिनियम पारित होने के बाद लॉर्ड सभा के पास केवल नाममात्र की शक्तियां बची हैं। CFL स्ट्रांग लिखते हैं कि सन 1911 तक लॉर्ड सभा की शक्तियां सिद्धांत रूप में कॉमन सभा के समान ही थी। एक समय में तो वास्तविक रूप में ही ऐसा ही था। सन 1784 में समस्त मंत्रिमंडल में छोटा पिट ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसका प्रधानमंत्री भी था और लोकसभा का सदस्य था। अन्य मंत्री लॉर्ड सभा के सदस्य थे। 19वीं शताब्दी में मंत्रिमंडल के अधिकतर सदस्य निम्न सदन से लिए जाने लगे थे। लॉर्ड सभा की रचना। लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि इसमें सम्राट प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जितने नवीन सदस्य आवश्यक समझे नियुक्त कर सकता है। अवकाश प्राप्त प्रधानमंत्रियों को सदन के अवकाश प्राप्त अध्यक्ष, अवकाश प्राप्त सेनापति और वायसराय, उच्च कोटि के न्यायवेत्ताओं और साहित्य, विज्ञान तथा कला में प्रसिद्ध प्राप्त व्यक्तियों को ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट द्वारा सदस्यता प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में 1 जनवरी 2005 को लॉर्ड सभा की कुल सदस्य संख्या 707 है। लॉर्ड सभा के सदस्यों को निम्न 4 प्रकार के सदस्य होते हैं। नंबर 1, आध्यात्मिक लॉर्ड। आध्यात्मिक लॉर्ड की संख्या 26 रही है। वे सभी इंग्लैंड की चर्च के बिशप होते हैं। शेष धार्मिक लॉर्ड्स अपने धार्मिक पद पर नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता के आधार पर लॉर्ड सभा की सदस्यता ग्रहण करते हैं। वेतन तक लॉर्ड सभा के सदस्य बने रहते हैं जब तक वे अपने धार्मिक पद पर बने रहते हैं। जब कभी मृत्यु या पद त्याग पत्र से धार्मिक लॉर्ड्स का स्थान रिक्त हो जाता है तो अगला वरिष्ठ बिशप उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। नंबर 2, वंशगत या पैतृक पीयर। 1 दिसंबर 1999 से लॉर्ड सभा में वंशगत पीयरों की 3 श्रेणियां हैं। वे जो अपने दलीय साथी पीयरों से निर्वाचित किए जाने वाले पदाधिकारी, जिन्हें संपूर्ण सदन निर्वाचित करता है, और वे 2 पीयर जो राजघराने के सदस्य के रूप में ड्यूक ऑफ नॉरकोल्ट, दी अल मार्शल, मार्क्यूस ऑफ कोलमिंडली तथा लॉर्ड ग्रेट चैम्बरलेन पदेन सदस्य होते हैं। जनवरी 2000 से 75 निर्वाचित दलीय सदस्य तथा 15 पदाधिकारी सदस्य रह गए हैं। नंबर 3, आजीवन पीयर। सन 1958 के आजीवन पीयरेज एक्ट ने सम्राज्ञी को प्रधानमंत्री के परामर्श पर आजीवन पीयरों की संख्या निर्धारित नहीं की। सम्राज्ञी सामाजिक और राजनीतिक जीवन के प्रतिष्ठित एवं अनुभव स्त्री पुरुषों को आजीवन पीयर नियुक्त कर सकते हैं। उदाहरण, मार्च 1996 में अप्रवासी भारतीय उद्योगपति स्वयं राज्यपाल और भावी 1997 में उद्योगपति राज बागड़ी को आजीवन पीयर की उपाधि सम्मानित कर लॉर्ड सभा का आजीवन सदस्य बनाया गया। लगभग 525
व्यक्तियों को आजीवन पेयोर नियुक्त किया गया था। नंबर 4, लॉर्ड्स ऑफ अपील। लॉर्ड्स अथवा अपीली लॉर्ड्स राज्यसभा की बैठकों में तभी भाग लेते हैं जब वह अपील के अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं। राज्यसभा इंग्लैंड का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। लॉर्ड्स को राज्यसभा के अन्य सदस्यों के विपरीत वेतन प्राप्त होता है। इनको मृत्यु के बाद पद रिक्त हो जाता है। इसके उत्तराधिकारियों को पीरेज प्राप्त नहीं होती। 1876 के अपीलीय क्षेत्राधिकार एक्ट के अंतर्गत 27 पीयरों को राज्यसभा में अपीलीय मामले सुनने का आजीवन पीयर का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में लॉर्ड्स की संख्या 9 है। राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार। राज्यसभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, राज्यसभा के सभी सदस्यों को भाषण देने की स्वतंत्रता और सदन में सरकार की आलोचना करने पर भी उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। नंबर 2, संसद के अधिवेशन काल में किसी सदस्य को बंदी नहीं बनाया जा सकता। नंबर 3, राज्यसभा के सदस्यों को यह अधिकार है कि वे सम्राट के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर सार्वजनिक मामलों पर बातचीत कर सकते हैं। कॉमन सभा के सदस्यों को यह अधिकार नहीं है। नंबर 4, राज्यसभा के सदस्यों को यह भी अधिकार है कि यदि वे सदन के किसी निर्णय से सहमत न हो तो अपनी असहमति प्रकट करके सरकारी पत्रिका में छपवा सकते हैं। नंबर 5, पीयर बनने वाले विधेयक राज्यसभा में पेश होते हैं। राज्यसभा ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है। नंबर 7, कॉमन सभा द्वारा चलाए हुए महाभियोग की राज्यसभा जांच करती है। नंबर 8, कॉमन सभा के सदस्य अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग तब कर सकते हैं जब तक संसद का अधिवेशन हो रहा हो, वरन लॉर्ड सभा के सदस्य उसके बाद भी कर सकते हैं। लॉर्ड सभा के पदाधिकारी। लॉर्ड सभा का सभापति लॉर्ड चांसलर करता है। वह पदेन सदन की अध्यक्षता करता है। राजा की ओर से कुछ अन्य ऐसे पीयर लोगों की नियुक्ति भी होती है जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का कार्य करते हैं तथा जो उपाध्यक्ष कहलाते हैं। सदन के स्थायी कर्मचारियों में सदन का लिपिक, जेंटलमैन ऑफ द ब्लैक रोड व सोल्जर एंड आर्म्स प्रमुख होते हैं। गणपूर्ति। राज्यसभा के अधिकांश सदस्य सक्रिय नहीं होते हैं। राज्यसभा की गणपूर्ति 3 सदस्यों से ही हो जाती है। राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियाँ। राज्यसभा की शक्तियाँ सदैव परिवर्तन होती रहती हैं। 19वीं शताब्दी के अब तक राज्यसभा की लोक सदन की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी। फिर इसकी शक्तियाँ लोक सदन के बराबर हुई और 1911 तथा 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद राज्यसभा लोक सदन की तुलना में बहुत अधिक शक्तिहीन हो गई है। शक्ति की दृष्टि से वर्तमान राज्यसभा को 1911 के पूर्व की राज्यसभा की एकमात्र ही कहा जा सकता है, छाया मात्र ही कहा जा सकता है। आग तथा जिंक के शब्दों में, आज राज्यसभा दूसरा सदन ही नहीं वरन दूसरे दर्जे का सदन हो गया है। इसके बावजूद भी राज्यसभा की कुछ कार्य तथा शक्तियां अवश्य ही प्राप्त हैं जिनका उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है। नंबर 1, विधायी शक्तियाँ। सन 1911 ईस्वी के पूर्व राज्यसभा की अवित्तीय मामलों में काफ़ी अधिकार थे। किसी भी साधारण विधेयक के लिए दोनों सदनों द्वारा पास होना आवश्यक था, परंतु 1911 तथा 1949 के अधिनियमों ने इस स्थिति में परिवर्तन कर दिया। सन 1911 के अधिनियम द्वारा यह तय हो गया है कि यदि राज्यसभा साधारण विधेयक को केवल 2 वर्ष के लिए निलंबित कर सकेगी, इसका अर्थ यह है कि यदि कोई साधारण विधेयक कॉमन सभा द्वारा 3 लागतों अधिवेशनों के पास हो जाए औपचारिक, और यदि उसे
फिर अधिवेशन समाप्त होने के 1 माह पूर्व उच्च सदन में भेज दिया जाए और यदि उसे उच्च सदन प्रत्येक अधिवेशन में अस्वीकार कर दे तो वह प्रस्ताव तीसरी बार उच्च सदन द्वारा अस्वीकृत हो जाने पर यदि निम्न सदन इस संबंध में कोई विपरीत आज्ञा न दे सम्राट के समक्ष उपस्थित किया जाएगा और सम्राट की स्वीकृति प्राप्त करने पर अधिनियम का स्वरूप धारण कर लेगा। सन 1949 के संशोधन अधिनियम द्वारा यह निश्चय किया गया है कि चाहे किसी भी विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार कर दे, परंतु यदि वह विधेयक कॉमन सभा द्वारा 2 अधिवेशनों में पास हो गया है और यदि कॉमन सभा के प्रथम अधिवेशन के दूसरे वाचन की तिथि तथा उस तिथि में जब दूसरे बार निम्न सदन को इसको पास किया 1 वर्ष बीत गया हो तो वह विधेयक पारित समझा जाता है। इस प्रकार राज्यसभा की साधारण विधेयकों को विलंबित करने की शक्ति केवल 1 वर्ष रह गई है। नंबर 2, परामर्श संबंधी कार्य। जब कॉमन सभा का विघटन हो जाता है और मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र दे देता है तो सम्राट को परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में सम्राट राज्यसभा से किसी मामले पर परामर्श ले सकता है। नंबर 3, वित्तीय शक्तियाँ। धन विधेयक केवल कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कॉमन सभा का स्पीकर ही यह निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। राज्यसभा वित्त विधेयक को 1 मास से अधिक नहीं रोक सकती। 1 माह से अधिक देरी करने पर विधेयक की सम्राट की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रकार राज्यसभा को वित्त विधेयक पर केवल 1 माह की देरी करने का अधिकार है। नंबर 4, कार्यपालिका शक्तियाँ। मंत्रिमंडल को केवल कॉमन सभा की अपदस्थ कर सकती है, राज्यसभा नहीं, क्योंकि मंत्रिमंडल केवल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु राज्यसभा के सदस्यों को भी मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार है। राज्यसभा अपने उच्च सदन के वाद विवाद से मंत्रिमंडलों को प्रभावित करती है। नंबर 5, न्यायिक शक्तियाँ। न्याय के क्षेत्र में राज्यसभा की शक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। इसके द्वारा ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के लिए अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य किया जाता है। राज्यसभा अब अपील के न्यायालय के रूप में कार्य करती है, तब उसके सब सदस्य कार्यवाही में भाग नहीं लेते, वरन उस समय 9 कानूनी लॉर्ड तथा अन्य न्यायिक विशेषज्ञ लॉर्ड चांसलर को अध्यक्षता में न्याय समिति के रूप में कार्य करते हैं। राज्यसभा के निर्णय अंतिम होता है, जिसे संसद कानून द्वारा ही बदल सकती है। इसमें कोई न्यायालय परिवर्तन नहीं कर सकता। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद राज्यसभा ने विधायी और वित्तीय क्षेत्र में अपने सभी महत्वपूर्ण अधिकार खो दिए हैं। रैमजे मोर के अनुसार अब तो राज्यसभा केवल एक पुनर्विचार और पुनरीक्षण सदन मात्र रह गया है और इस कार्य के लिए भी यह संभवतः अधिक समर्थ नहीं। राज्यसभा की आलोचना। राज्यसभा के संबंध में विभिन्न लोगों के विभिन्न मत हैं। वंशानुगत आधार पर संगठित होने के कारण 20वीं सदी के प्रारंभ से ही राज्यसभा की निरंतर आलोचना होती रही है और विशिष्ट राजनीति के एक प्रमुख मजदूर दल के द्वारा तो 1907 से यह कहा जाता रहा है कि राज्यसभा को कोई आवश्यकता ही नहीं है। J.R. क्लाइंस के शब्दों में मजदूर दल का मत है कि राज्यसभा एक ऐसी संस्था है जिसको ठीक से सुधारा नहीं जा सकता है। यदि उसे सुधारा नहीं जा सकता तो उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित तर्कों के आधार पर राज्यसभा की आलोचना की जा सकती है। नंबर 1, राज्यसभा अप्रजातांत्रिक। राज्यसभा अलोकतांत्रिक संस्था है क्योंकि उसकी सदस्यता का आधार वंशानुगत क्रम है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध है। राज्यसभा की सदस्यता का
आधार लोकतंत्र के प्रमुख तत्व निर्वाचन तथा योग्यता न होकर उत्तराधिकारी वंशानुगत है। इसके अतिरिक्त वह इस कारण से भी अलोकतांत्रिक है कि उसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसी कारण बिलने ने कहा था कि राज्यसभा अपने अतिरिक्त और किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। नंबर 2, सदस्यों की उदासीनता। राज्यसभा के अधिकांश सदस्य अपने विधायपन कार्य के प्रति उदासीन रहते हैं। अधिकांश सदस्य सदन की कार्यवाही में कोई रुचि नहीं रखते। सैकड़ों सदस्य ऐसे हैं राज्यसभा में बोलते ही नहीं हैं। बेजहाट ने कहा है कि कुलीन जनों को अपने कर्तव्य के प्रति वास्तविक उपेक्षा बड़ा भारी दोष है और उसकी प्रत्यक्ष अवहेलना एक खतरनाक दोष है। एक सभा और विशेषकर कानूनों को दोहराने वाली असेंबली जो कि इकट्ठा नहीं होती है और जो यह परवाह नहीं करती है कि किस तरह विधेयक दोहराए जाते हैं। नंबर 3, शक्तिहीन सदन। सन 1911 तथा 1949 में संसदीय अधिनियम के पास होने के पश्चात राज्यसभा अशक्त हो गई है। अब इसके पास धन विधेयक को रोकने की केवल एक मास तक और साधारण विधेयक को रोकने की शक्ति 1 वर्ष तक रह गई है। ऐसे में एब सीज ने ठीक ही लिखा है कि यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत नहीं हो तो वह उपद्रवी है और यदि सहमत होता है तो व्यर्थ है। नंबर 4, प्रगतिशील कानूनों में बाधा। राउज के अनुसार इसके कार्यों के अध्ययन से पता चलता है कि राज्यसभा न केवल अपनी रचना के कारण उन सरकारों के विरोधी कार्यक्रमों में रोड़ा अटकाती है जो कि उदार अथवा प्रगतिशील थी। अनेक अवसरों पर उसने अनुदारवादी सरकारों के उन कानूनों को मान्यता दी है जिसको उदारवादियों की ओर से आने पर रद्द कर दिया गया और उसने एक सदस्य के अनुसार एक स्वतंत्र सदन होने की अपेक्षा अनुदारवादी दल की अंग के नाते कार्य करता है। लास्की के अनुसार राज्यसभा निष्पक्ष नहीं है जो कि अपने समय के लोकतंत्र से स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाती है। सरकारी रचना दक्षिणपंथी कार्यनीति का आधारभूत भाग है और इसी आशय से उसे रखा गया है। नंबर 5, धनपतियों का गढ़। रैमजे मोयर ने इसे धनपतियों का गढ़ कहा है। इसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों, कंपनियों के संचालकों, व्यवसायिकों की भरमार है। वे सब नीत स्वार्थ वाले व्यक्ति हैं। पूंजीपतियों के स्वार्थ का प्रभाव ही इस सदन में दृष्टिगोचर होता है। नंबर 6, अनुदारवादियों का प्रभुत्व। सामंतों तथा आधुनिक वर्ग का प्रभुत्व होने के कारण यह सदन सदा ही प्रगतिशील विचारधारा का विरोध करता है। अनुदार दल की सरकार बनने पर यह कोई रुकावट नहीं डालता, परंतु मजदूर दल या उदार दल की सरकार बनने पर प्रगतिशील कानूनों के पास होने में रुकावट डालता है। मैरियट के शब्दों में, जब रूढ़िवादी दल की सरकार होती है तो राज्यसभा गूंगे कुत्ते की तरह व्यवहार करते हैं और अन्य अवसरों पर वह भेड़ियों की तरह व्यवहार करती है। बालामोर के शब्दों में, राज्यसभा का कार्य केवल ये देखना है कि रूढ़िवादी दल का प्रभुत्व सदा बना रहे, चाहे उसकी सरकार हो या ना हो। J.R. क्लाइना के शब्दों में, मजदूर दल का मत है कि राज्यसभा एक ऐसी संस्था है जिसको ठीक से सुधारा नहीं जा सकता। यदि उसे सुधारा नहीं जा सकता तो उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। प्रोफेसर लास्की ने लिखा है कि राज्यसभा संबंधी सभी समस्याओं का सर्वश्रेष्ठ समाधान यही है कि देश में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हो। राज्यसभा की उपयोगिता। राज्यसभा में अनेक दोष होते हुए भी इस सदन की उपयोगिता है। इसकी उपयोगिता के निम्न कारण हैं। लोक सदन की निरंकुशता पर प्रतिबंध। लोक सदन
लोकतंत्र की सबसे प्रमुख आवश्यकता यह है कि व्यवस्थापन पर किसी एक संस्था या दल का एकाधिकार न हो जाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यवस्थापिका सदनात्मक हो और एक सदन के व्यवस्थापन कार्य की देखभाल दूसरा सदन करता रहे। यदि राज्यसभा नहीं रहेगी तो लोक सदन अधिनायक बन जाएगा। सत्तारूढ़ दल स्वेच्छतापूर्वक लोगों की स्वतंत्रता व उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगा। ब्रिटेन में न तो व्यक्ति न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था है, न ही लिखित संविधान द्वारा लोक सदन की शक्ति पर कोई मर्यादा है। इसलिए आवश्यक है कि निरंकुशता पर कुछ प्रतिबंध लगाया जाए। नंबर 2, लोक सदन के कार्यभार को कम करना। वर्तमान में राज्यों के कार्यक्षेत्र में के विस्तार के साथ साथ सदन का भी कार्यभार बढ़ता जा रहा है। अकेले लोक सदन के लिए संपूर्ण कार्य का बोझ उठाना संभव नहीं है। अनेक विभाग प्रतिवर्ष अनेकों ऐसे बिल पेश करते हैं जिसमें न तो विधान में कोई विशेष चर्चा होता है और न ही सरकार अथवा विरोधी दलों की नीतियों को चुनौती मिलती है। ऐसे विधेयकों को सरलता के साथ राज्यसभा में पास किया जा सकता है तथा कॉमन सभा का बहुमूल्य समय बचाया जा सकता है। नंबर 3, ऊंचे स्तर का वाद विवाद। राज्यसभा में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट के द्वारा योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। इसी कारण राज्यसभा में बहुत ऊंचे स्तर का वाद विवाद होता है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा की बैठकों में केवल वही सदस्य भाग लेता है जिनकी राजनीति में बहुत रुचि होती है। वे अपने वाद विवाद के विषय पर पूर्ण तैयारी करके आते हैं और बहुत प्रमाणिक तर्क देते हैं। इस सभा में अनेक ऐसे सदस्य होते हैं जिन्होंने मंत्रियों के रूप में, राजदूतों के रूप में, प्रशासक के रूप में, व्यवसायियों के रूप में बहुत अधिक अनुभव प्राप्त किया होता है। फाइनर के शब्दों में राज्यसभा सार्वजनिक वाद विवाद के लिए विश्व के विशिष्टतम स्थलों में से एक है। नंबर 4, पुनर्विचारक सदन के रूप में। व्यवस्थापिका सभा के सदन को के रूप में भी राज्यसभा कुछ लाभदायक कार्यों को पूरा करती है। 1918 की ब्राइस समिति की रिपोर्ट के अनुसार राज्यसभा का यह मुख्य कार्य हो गया है कि वह कॉमन सभा द्वारा पारित विधेयकों का परीक्षण करे और उनके गुण दोषों पर विचार करे। इसका कारण यह है कि कॉमन सभा के पास काम बहुत ज़्यादा रहता है और समय कम। सन 1947 में राज्यसभा के पक्ष में बोलते हुए लॉर्ड सेलिसबरी ने कहा था, आज तक जब कभी कोई भी विधेयक पिछले 3 वर्षों में राज्यसभा में विचारार्थ आया है तो हमने सदैव ही उसको सुधारा है और उस पर पुनर्विचार किया है। नंबर 5, राज्यसभा के सदस्य निर्भयतापूर्वक विचार प्रकट करते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने विचार निर्भयतापूर्वक प्रकट कर सकते हैं क्योंकि उनका संबंध किसी दल से नहीं होता है, उन पर किसी दल के नेता का अंकुश नहीं होता है। कॉमन सभा के सदस्य अपने दलीय अनुशासन में बंधे हुए होते हैं, उन्हें अपने नेता की आज्ञा का पालन करना होता है, इसलिए वे अपने विचार निर्भयतापूर्वक प्रकट नहीं कर सकते। नंबर 6, विलंबकारी सदन के रूप में। राज्यसभा की विलंबकारी सदन के रूप में पर्याप्त उपयोगिता है। द्वितीय सदन के रूप में राज्यसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि वह वित्त विधेयक को 1 माह तक तथा साधारण विधेयक को 1 वर्ष तक रोक सकती है। राज्यसभा सेलिसबरी के अनुसार राज्यसभा विलंब कर देने से लोगों को किसी विधेयक पर ठंडे दिल और दिमाग से सोचने का समय मिल सकेगा। नंबर 7, शांत वातावरण में विचार। राज्यसभा की उपयोगिता है कि इसमें वातावरण कॉमन सभा के वातावरण की अपेक्षा शांत रहता है, अतः इसमें प्रस्तावित विधेयकों के पास भेज दिया जाता है, राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है, तो उस माह के बीच यदि राज्यसभा उसको स्वीकार न भी करे तब तक विधेयक यदि कॉमन सभा उसके विरुद्ध न हो, सम्राट की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा और उसके हस्ताक्षर प्राप्त होने पर
अधिनियम बन जाएगा। गुण दोष पर अच्छी तरह विचार हो सकता है। कॉमन सभा में उग्र दलबंदी की फलस्वरूप गर्म वाद विवाद होता है। कॉमन सभा की इस गर्मी को लॉर्ड सभा में शांत किया जा सकता है। ठीक ही कहा है कि लॉर्ड सभा वह लेट है जिसमें कॉमन सभा की चाय ठंडी की जाती है। लॉर्ड सभा में दोष होते हुए भी यह उपयोगी सदन है। बेजहार्ट ने लॉर्ड सभा की उपयोगिता के बारे में कहा है, एक आदर्श निम्न सदन स्थापित हो जाने पर यह निश्चित है कि उच्च सदन का कोई मूल्य नहीं रहेगा। यदि हमारे पास ऐसी आदर्श कॉमन सभा हो जो पूर्ण रूप से राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हो, सर्वदा नरम विचारक हों, उत्तेजना और गर्म विवादों से दूर हो, अपना कार्य धीरे धीरे करती हो ताकि ठीक से विचार हो सके, तो यह बात पक्की है कि हमें उच्च सदन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। परंतु ये बात किसी भी सदन में नहीं पाई जाती है, इसलिए लॉर्ड सभा को समाप्त नहीं किया जा सकता। आग तथा जिंक का कथन है कि लॉर्ड सभा के बहुमत से सक्रिय सदस्य पहले कॉमन सभा में काफ़ी समय तक रह चुके होते हैं और निसंदेह कॉमन सभा काफ़ी सीमा तक लॉर्ड सभा की नर्सरी ही है। अंग्रेजी इतिहास के किसी छात्र को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कई बार उच्च सदन ने कांड की इच्छा की कॉमन सभा से अधिक अच्छी प्रकार व्याख्या की है। इन्हीं कारणों से लॉर्ड सभा के विरोधी भी यह कहने पर विवश हैं कि लॉर्ड सभा को समाप्त नहीं अपितु संशोधित किया जाए।